आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है, पदार्थ की एसआई यूनिट क्या है। तो पूछा गया था पदार्थ की एसआई यूनिट क्या है, तो इसका सही आंसर होगा मोल, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक रोग किस कारण से होता है। तो आपको पूछा गया था चेचक रोग किस कारण से होता है, तो इसका सही आंसर होगा विषाणु, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। चेचक एक विषाणु जनित रोग है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा रेशम, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में पर्यावरण रक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। तो आपको याद रखना है पर्यावरण रक्षा अधिनियम पारित हुआ था 1986 में। साथ ही आपको इसकी डेट भी याद रखनी है। पर्यावरण रक्षा अधिनियम 9 जनवरी 1986 को पारित हुआ था। सहजीवी पौधा कौन सा है। आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए गए थे और आपसे पूछा गया था सहजीवी पौधा कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा लाइकेन, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं कि सहजीवी पौधे क्या होते हैं। सहजीवी पौधे एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को आश्रय व पोषक तत्व साझा करते हैं। अब यहाँ पर बात हुई है लाइकेन की, तो लाइकेन के बारे में जान लेते हैं। लाइकेन में शैवाल और फंगी एक साथ रहते हैं और पोषक तत्वों को एक दूसरे से प्राप्त करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है, तो इसका सही आंसर होगा निर्वात में, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो आपको याद रखना है ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता। ध्वनि का सबसे ज्यादा संचरण होता है ठोस में, उसके बाद में होता है द्रव में और उसके बाद में होता है गैस में, जबकि निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी पिंड का भार 90 kg है, तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। तो आपको पूछा गया था पृथ्वी पर किसी पिंड का भार 90 kg है, तो आपको बताना है कि चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। तो इसका सही आंसर होगा 15 kg, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। आपको क्वेश्चन में दिया गया है पृथ्वी पर पिंड का भार 90 kg, तो चंद्रमा पर यह हो जाएगा 90/6, तो यह हो जाएगा 15 kg, तो इसका सही आंसर होगा 15 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देख लेते हैं। मायोपिया जिसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, और इसके उपचार में प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का। मायोपिया में दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई होती है। साथ ही आपको पता होना चाहिए दूरदृष्टि दोष के इलाज में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। तो इसका सही आंसर होगा 2.4, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब कुछ अन्य पीएच मान देख लेते हैं। ह्यूमन ब्लड का पीएच मान होता है 2.35 से 45 के मध्य, जबकि एसिड रेन का पीएच मान होता है 5.6। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीवाणुओं के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो आपको 4 बीमारियां दी गई है, उसमें से आपको बताना है कि जीवाणु के कारण कौन सी होती है। तो इसका सही आंसर होगा टाइफाइड, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देखते हैं। यह बैक्टीरिया पानी और खाने के जरिए लोगों के अंदर जाता है और इसी कारण से टाइफाइड की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। तो आपको बताना है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ए बी, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। तो सर्वदाता हो जाएगा ओ, जबकि सर्वग्राही हो जाएगा ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी। तो आपको पूछा गया था रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की है। तो इसका सही आंसर होगा कोशिका, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। कोशिका की खोज की गई थी 1665 में। ये सभी क्वेश्चन एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए हैं और एनटीपीसी एग्जाम में जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं 3 से 4 पार्ट में कवर करवा दूंगा। तो आप सभी वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आपके आने वाली एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। साथ ही आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका सही आंसर होगा बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देख लेते हैं। पर्यावरण दिवस 2018 की थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी प्लास्टिक से होने वाले कचरे को समाप्त करना। जबकि 2020 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है टाइम फॉर नेचर। 2019 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है बीट एयर पोल्यूशन। तो आपको ये तीनों याद रखनी है, आपको आगे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चूने के पानी का सूत्र क्या है। तो आपको 4 फॉर्मूला दिया गया है, उनमें से आपको बताना है कि चूने के पानी का फॉर्मूला कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा CaOH2। अब कुछ अन्य सूत्र देख लेते हैं। बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम ऑक्साइड,
जबकि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी उपधातु है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सी उपधातु है। तो इसका सही आंसर होगा जर्मेनियम, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं कि कौन कौन सी उपधातु है। तो आपको याद रखना है उपधातु है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और ट्यूनेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथेन का सूत्र क्या होता है? तो आपको पूछा गया है मेथेन का सूत्र क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा CH4, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपको पूछा गया है बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका सही आंसर होगा फिकस बेंगालेसिस, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब कुछ अन्य वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं। जैसे आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका, जबकि एप्पल का साइंटिफिक नेम है मल्स डोमेस्टिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, इससे पहले भी ये पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। साथ ही याद रखना है कोशिका की खोज की गई थी 1665 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा जड़त्व का नियम, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है न्यूटन के गति के प्रथम नियम को बोलते हैं जड़त्व का नियम। अब न्यूटन के अन्य नियम भी देख लेते हैं। गति का प्रथम नियम है उसे बोलते हैं जड़त्व का नियम। गति का द्वितीय नियम है उसे बोलते हैं संवेग का नियम। गति का तीसरा नियम है उसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये सभी आपको याद रखने हैं, आगे भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भौतिकी में किसको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है? तो आपको पूछा गया है भौतिकी में 2 बार नोबेल प्राइज किसे मिला है? तो इसका सही आंसर होगा जॉन बर्डिन, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देख लेते हैं। जॉन बर्डिन को 2 बार नोबेल प्राइज मिला है और ये मिला था फिजिक्स में, और इनको मिला था 1956 और 1972 में। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का पुरस्कार 3 बार दिया गया है, और ये दिया गया था 1917 में, 1944 में और 1963 में। साथ ही आपको याद रखना है अब तक 4 लोगों को 2 बार नोबेल प्राइज दिया जा चुका है। ये कौन कौन, इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है मैडम क्यूरी, और इनको दिया गया था 1903 में, और इनको मिला था फिजिक्स में। दूसरी बार इनको मिला था 1911 में, और इनको मिला था केमिस्ट्री में। साथ ही आपको याद रखना है नोबेल प्राइज जीतने वाली ये प्रथम महिला भी थी। नेक्स्ट है जॉन बर्डिन, और इनको मिला था 1956 में फिजिक्स में, और 1972 में भी मिला था फिजिक्स में। नेक्स्ट है फ्रेडरिक सेंगर, और इनको 1958 में मिला था केमिस्ट्री में, और 1980 में भी मिला था केमिस्ट्री में। नेक्स्ट है लिनस पॉलिंग, और इनको मिला था 1954 में केमिस्ट्री में, जबकि 1962 में मिला था शांति के लिए। किसी कोशिका का 2 भागों में विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा द्विविखंडन, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके अपन डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं द्विविखंडन के उदाहरण। द्विविखंडन में आते हैं अमीबा, पैरामीशियम, लेशमेनिया। अब देखते हैं कि मकुलन क्या होता है। मकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा अंकुर जनक जीव के शरीर पर विकसित होता है। साथ ही याद रखना है हाइड्रा और ईस्ट में भी मकुलन होता है। अब देखते हैं भविखंडन। भविखंडन एक अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया है जिसमें जनक कोशिका कई नए जीवों के निर्माण के लिए विभाजित होती है, और इसका एक उदाहरण है प्लाज्मोडियम। तो आपको याद रखना है प्लाज्मोडियम है भविखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अल्टीमीटर, बैरोमीटर व थर्मोमीटर को क्या कह सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा मापक यंत्र, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब कुछ अन्य मापक यंत्र का उपयोग देखते हैं। बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। थर्मोमीटर का उपयोग किया जाता है ताप को मापने के लिए, जबकि अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई को मापने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 3, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अब आपको पता होगा ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, जिसमें ऑक्सीजन होते हैं 3। भोजन के पाचन में सहायक है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि भोजन के पाचक में सहायक कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा लार ग्रंथियां, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ों में जड़ से पत्तियों तक जल को कौन सा उत्तक ले जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जाइलम, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। कितने डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 10 डिग्री। तो आपको याद रखना है 10 डिग्री तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाता है, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। जीवों के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा कोशिका। तो आपको याद रखना है जीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई या कोशिका, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके अपन डिटेल देख लेते हैं।
कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को बोलते हैं साइटोलॉजी। कोशिका की खोज की गई थी रोबर्ट हुक द्वारा और इसकी खोज हुई थी 1665 में। सबसे छोटी कोशिका है राइबोसोम। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन के अपर रूप कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कार्बन का अपर रूप कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा हीरा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब कार्बन के अपर रूप देख लेते हैं कि कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं। कार्बन का अपर रूप है हीरा, ग्रेफाइट व फुलरेन। अब देखते हैं कि अपर रूप क्या होता है। जब एक तत्व 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है जिनके गुणधर्म एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो उस तत्व के इस गुण को बोलते हैं अपर रूपता तथा विभिन्न रूपों को बोलते हैं अपर रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है। तो इसका सही आंसर होगा द्वितीय उपभोक्ता, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अब इसके अपन डिटेल देख लेते हैं। मांसाहारी जो कि द्वितीय पोषण स्तर का उपभोग करते हैं और इन्हें बोलते हैं तृतीय पोषण स्तर। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी प्राणी जो कि प्रथम पोषण स्तर का उपभोग करते हैं उन्हें बोलते हैं द्वितीय पोषण स्तर। प्रथम पोषण स्तर में उत्पादक होते हैं हरे पौधे। नेक्स्ट पोषण स्तर 4, इसके अंतर्गत मनुष्य को सम्मिलित किया गया है। मनुष्य अपने पोषण के लिए उपरोक्त तीनों पोषण स्तर पर निर्भर करता है। किस प्रदूषण में श्वसन संबंधी बीमारी होती है। तो आपको 4 प्रदूषण दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है श्वसन संबंधी बीमारी किसमें होती है। तो इसका सही आंसर होगा वायु प्रदूषण, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा संक्रामक रोग नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कौन सा संक्रामक रोग नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा बीपी। अब आपको पता होगा बीपी का फुल फॉर्म होता है ब्लड प्रेशर और बीपी को जानते हैं हाइपरटेंशन के नाम से। गति के नियम किसने दिए थे। तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन ने। तो आपको याद रखना है गति के नियम दिए थे न्यूटन ने, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि द्रव्यमान 14 kg, वेग 2 मीटर प्रति सेकंड है तो आपको बताना है कि संवेग क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा 28, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आपको पता होगा संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। आपको द्रव्यमान दिया गया है 14 kg और वेग दिया गया है 2 मीटर प्रति सेकंड। जब 14 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 28 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 मीटर प्रति सेकंड। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कौन मुक्त करता है। तो इसका सही आंसर होगा रेफ्रिजरेटर, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। साथ ही आपको याद रखना है ओजोन परत के संरक्षण के लिए है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और इस पर साइन किया गया था 26 अगस्त 1987 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 28 फरवरी, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देख लेते हैं। 28 फरवरी 1928 को भारतीय वैज्ञानिक सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। साथ ही आपको याद रखना है इसकी खोज के लिए सीवी रमन को 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था। नेशनल साइंस डे 2020 की थीम है वुमेन इन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मादा एनीफिलीज मच्छर से कौन सा रोग होता है। तो इसका सही आंसर होगा मलेरिया, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। डेंगू विषाणु जनित रोग है। डेंगू रोग होता है एंडीज मच्छर के काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ज्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा एंथ्रेसाइट में, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है एंथ्रेसाइट में। यह सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 94 से 98% होती है। सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाता है एंथ्रेसाइट कोयला में, उससे कम पाया जाता है बिटुमिनस में, उससे कम पाया जाता है लिग्नाइट में और सबसे कम पाया जाता है पिट में। साथ ही याद रखना है सबसे घटिया किस्म का कोयला है पिट। सबसे पहले कृत्रिम उर्वरक का प्रयोग किस सदी में हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा 19वीं सदी में। पराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस सुरक्षा करती है। तो इसका सही आंसर होगा O3, जिसको बोलते हैं ओजोन, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है। तो इसका सही आंसर होगा अपवर्तन, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है। तो इसका सही आंसर होगा प्रोटीन का, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। साथ ही याद रखना है प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम को। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 18 वर्टिकल कॉलम तथा इसमें 7 पीरियड्स होते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सीपीयू को, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं सीपीयू को। जब शरीर के मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होती है तो पायरोवेट टूटकर किस में बदल जाता है। तो इसका सही आंसर होगा लैक्टिक एसिड,
यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है एवं पायरुवेट, इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है पेनिसिलिन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। साथ ही आपको याद रखना है इसका आविष्कार किया गया था 1928 में और इसका आविष्कार किया गया था सेंट्रल मेरी हॉस्पिटल में जो कि लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान की मिनीमाता आपदा किस प्रदूषण के कारण हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा पारा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है जापान की मिनीमाता आपदा पारा प्रदूषण के कारण हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा महाधमनी, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। शरीर की सबसे बड़ी और मुख्य धमनी है महाधमनी। यह हृदय में बाह्य से आरंभ होती है जिसमें से ऑक्सीजन मिश्रित रक्त सारे शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन का संचरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिन और लेड का मिश्र धातु कौन सा है? तो आपको बताना है टिन और लेड का मिश्र धातु कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा सोल्डर, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब कुछ अन्य मिश्र धातु देख लेते हैं। सबसे पहले है कांसा, और कांसा में मिश्रण होता है तांबा और टिन का। इसमें तांबा होता है 90% और टिन होता है 10%। तो आपको इन मिश्रण का परसेंट भी याद रखना है। पीतल में होता है तांबा 70% जबकि जस्ता होता है 30%। गन मेटल में तांबा होता है 90%, जस्ता होता है 2% और टिन होता है 8%। जर्मन सिल्वर में तांबा होता है 60%, जस्ता होता है 20% और निकल होता है 20%। मैग्नीशियम में एल्यूमिनियम होता है 95% जबकि मैग्नीज होता है 5%। ड्यूरेलियम में टिन होता है 95%, कॉपर होता है 4%, मैग्नीज होता है 0.5% और मैग्नीशियम होता है 0.5%। अब देखते हैं स्टेनलेस स्टील, और इसमें होता है आयरन, निकल व क्रोमियम। किस फसल द्वारा नाइट्रोजन स्थितीकरण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है? इसका सही आंसर होगा लेग्यूम क्रॉप। आप देखते हैं कि नाइट्रोजन स्थितीकरण क्या होता है। वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन का स्थितीकरण कहते हैं। साथ ही आपको याद रखना है फली वाले पौधों की जड़ों में सहजीवी जीवाणु वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन ग्रहण कर उसे नाइट्रेट में परिणत कर देते हैं जो मिट्टी में चला जाता है। पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन ग्रहण कर प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? तो इसका सही आंसर होगा एमिनो एसिड से। तो आपको याद रखना है प्रोटीन मिलकर बना होता है एमिनो एसिड से, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है प्रोटीन एमिनो एसिड नामक सैकड़ों हजारों छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का देर से जमता है? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन के। एंडीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा डेंगू, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। साथ ही आपको याद रखना है डेंगू विषाणु जनित एक रोग है और यह होता है एंडीज मच्छर के काटने से। साथ ही आपको पता होगा मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम का सिंबल क्या है? तो इसका सही आंसर होगा Mg, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। याद रखना है मैग्नीशियम का सिंबल है Mg और इसका परमाणु क्रमांक होता है 12 जबकि इसका एटॉमिक मास होता है 24.35। तत्व परमाणु क्रमांक के अलावा और किस कारण दूसरे से अलग होते हैं, यानी दूसरे से यूनिक होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सिंबॉलिक नेम, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। कृषि व्यवसाय में पेड़ों को व्यावसायिक और गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए खेतों में उगाया जाता है। तो आपको बताना है कि उसे क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा फार्म फॉरेस्ट्री, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अब इसके अपन डिटेल देखते हैं। फार्म फॉरेस्ट्री को ही बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री और इसको हिंदी में बोलते हैं कृषि वानिकी। अब ये कृषि वानिकी होती क्या है इसके बारे में जानते हैं। इसमें किसानों को अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने खेतों पर पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट व दूरस्थ वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित कर लेता है। तो आपको बताना है कि वह क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर होगा समझन क्षमता, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। समझन क्षमता के कारण ही नेत्र भिन्न भिन्न दूरी पर रखी वस्तुओं का स्पष्ट बिंब रेटिना पर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलती हुई मोमबत्ती में पिघला हुआ मोम किस प्रक्रिया द्वारा बत्ती पर ऊपर चढ़ता है? तो इसका सही आंसर होगा केशिकत्व, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। किस उपकरण की सहायता से पेड़ पौधों की वृद्धि की गणना की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा वनस्पति वृद्धिमापी, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। केस्कोग्राफ भी पौधों में वृद्धि को मापने के लिए एक उपकरण है। इसका आविष्कार किया गया था 20वीं शताब्दी में और इसका आविष्कार किया था सर जगदीश चंद्र बोस ने। छोटी आंत में अंगुली नुमा संरचना या प्रवर्धन क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा अंकुर, यानी ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा।
तो आपको याद रखना है छोटी आंत में अंगुली नुमा संरचना कहलाता है अंकुर। छिपे हुए प्रजनन अंग वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा क्रिप्टोगम। क्रिप्टोगम एक ऐसा पौधा है जो फूलों या बीजों के बिना बीजाणुओं द्वारा प्रजनन कर लेता है। अब देखते हैं जिम्नोस्पर्म। इसमें बीज फलों के अंदर बंद नहीं होते, जैसे हो गया पाइनस व सेंडर। किस जैव रासायनिक प्रक्रिया के दौरान खमीर शर्करा को इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य उत्पाद में परिवर्तित कर देता है? तो इसका सही आंसर होगा किण्वन, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो आपको याद रखना है किण्वन के कारण ही खमीर शर्करा को इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य उत्पाद में परिवर्तित कर देता है। जानवरों के व्यवहार को अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा इथियोलॉजी, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की ऊर्जा की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा एटीपी, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है कोशिका की ऊर्जा की इकाई है एटीपी। अब ये एटीपी क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है और यही ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। साथ ही आपको याद रखना है एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण रूप में ऑक्सीकरण के फलस्वरूप 38 अणु एटीपी का निर्माण होता है। आयोडीन की कमी से किस ग्रंथि में सूजन आ जाती है? तो इसका सही आंसर होगा थायराइड ग्रंथि, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है आयोडीन की कमी के कारण ही थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। साथ ही आपको याद रखना है आयोडीन की कमी के कारण ही गेंगा रोग होता है। आवरण रहित बीज वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा अनावृत बीजी, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको याद रखना है आवरण रहित बीज वाले पौधे कहलाते हैं अनावृत बीजी। अनावृत बीजी को ही बोलते हैं नग्न बीजी और इसको इंग्लिश में बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। अनावृत बीजी क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। इनके बीज फूलों में पनपे और फूलों में बंद होने की बजाय छोटी टहनियों या शंकुओं में खुली अवस्था में होते हैं। उदाहरण के लिए साइकस, पाइनस, देवदार, तालिसपत्र, परसरल और सनोबर, ये सब उदाहरण है अनावृत बीजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की क्षमता किस इकाई में मापी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा डायोप्टर। तो आपको याद रखना है लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में। साथ ही आपको याद रखना है उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, जबकि अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। तो आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से आपको याद रखना है उत्तल लेंस की होती है धनात्मक, जबकि अवतल लेंस की होती है ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस में कौन सी गैस सर्वाधिक 75% तक होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी CH4, और CH4 को बोलते हैं मेथेन। तो आपको याद रखना है बायोगैस में मेथेन होती है 75%। और भी गैसों का आपको परसेंट याद रखना है। मीथेन का तो होता है 50 से 75%, जबकि CO2 होती है 25 से 50%। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चलिए। ये सभी क्वेश्चन रियल है जो NTPC एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा होगा तो मैं बहुत जल्द दूसरा पार्ट लेके आने वाला हूँ। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप लोग कमेंट करके बताएं इनमें से आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पदार्थ की प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा डाल्टन ने। तो आपको याद रखना है पदार्थ की प्रकृति का सिद्धांत दिया था डाल्टन ने, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके अपन डिटेल देख लेते हैं। जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने पदार्थ की रचना संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन दिया, जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के रूप में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका स्रोत सौर ऊर्जा है? तो आपको 4 ऑप्शन मिले हैं, उनमें से आपको बताना है कि किसका स्रोत सौर ऊर्जा है। तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। सौर शहर फोटोवोल्टाइक प्रभाव के द्वारा सूर्य या प्रकाश के किसी अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य से आने वाले प्रकाश को चंद्रमा या पृथ्वी यदि पूर्णतः रोक दे तो उस छाया क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा परछाया, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सूर्य द्वारा पृथ्वी की परछाई 3 शंकु बनाती है। इसमें परछाई के एक शंकु को बोलते हैं परछाया, जबकि दूसरे शंकु को बोलते हैं खंडछाया या इसे बोलते हैं उपछाया, जबकि इंग्लिश में बोलते हैं पनुम्बरा, और तीसरे शंकु को बोलते हैं अटुम्बरा। परछाया क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। यह सबसे गहरा और अंधेरा वाला हिस्सा है और यह कहलाता है पूर्ण ग्रहण। चंद्रमा पर पृथ्वी की उम्बरा यानी परछाया पड़ने से ही ग्रहण लगता है, क्योंकि यह छाया संगन होने के कारण ही पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति के अनुसार कभी चांद से आंशिक रूप से और कभी पूर्ण रूप से ढक लेती है। अब देखते हैं उपछाया। उपछाया क्या होती है? यह वह क्षेत्र है जिसमें प्रकाश स्रोत का केवल एक ही भाग अवरुद्ध होता है और इसे बोलते हैं हंसग्रहण। हंसग्रहण कुछ ही मिनट तथा पूर्ण ग्रहण कुछ घंटों तक लगता है। अब देखते हैं अटुम्बरा। यह छाया का वह हल्का क्षेत्र है जो परछाई से परे दिखाई देता है। इसमें एक पर्यवेक्षक समान ग्रहण को अनुभव करता है। चंद्रग्रहण तब होता है
जब पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के बीच में आ जाती है, जबकि सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत कोशिकाओं का निष्कासन या अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कौन सा कोशिकांग करता है? तो इसका सही आंसर होगा लाइसोसोम, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य पाचन करना होता है। साथ ही आपको याद रखना है लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे इलेक्ट्रॉन की खोज हेतु नोबेल प्राइज दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा जे थॉमसन, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने और इनको नोबेल प्राइज मिला था 1906 में। ब्लड में ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के सभी ऊतकों तक ले जाने में कौन सहायक है? तो इसका सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन रेंजिंग, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका उपयोग पराध्वनि तरंगों के इस्तेमाल में किया जाता है। जल में स्थित पिंडों की दिशा, दूरी और वेग को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें उपयोग किया जाता है अल्ट्रासोनिक वेव का, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20,000 हर्ट्ज। अगर किसी व्यक्ति की किडनी काम नहीं करती है तो उसके उपचार हेतु कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हेमोडायलिसिस, अपोहन जिसको बोलते हैं डायलिसिस, रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि है। डायलिसिस की प्रक्रिया को तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति के वक्रक यानी गुर्दे सही तरीके से काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में स्थित होती है और जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पीयूष ग्रंथि, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके अपन डिटेल देखते हैं। पीयूष ग्रंथि जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि, इसका आकार एक मटर के दाने के जैसा होता है और इसका वजन होता है 0.6 ग्राम।